हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका मॉक टेस्ट पेपर 1 मई 25 एग्जाम्स के लिए। बेटे ये बात सारे बच्चे जानते हैं कि हर एग्जामिनेशन से पहले एक आरटीपी और दो एमटीपी आते हैं। आरटीपी का वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, एमटीपी 1 का वीडियो आपको देने जा रहा हूँ और इसके बाद आपको फिर शेयर करूंगा एमटीपी 2 का वीडियो। तो बेटे एमटीपी 1 पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक बात सारे बच्चे और जानते हैं कि जो मॉक टेस्ट पेपर है वो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर आता है। 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हैं और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। 15 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, दो दो नंबर के, 30 तो ये हो गए, और 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, 70 मार्क्स के वो हो गए। तो मैं इस पे बेटे डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब आपके दिमाग में एक बात होगी कि सर इस एमटीपी में कितनी डेप्थ है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट तो बिल्कुल आसान है, डिस्क्रिप्टिव में कोई जान नहीं है। और जो एमसीक्यू है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन बढ़िया है, इसका क्वेश्चन नंबर 2। वो इसलिए बढ़िया नहीं है कि उसमें कोई मतलब क्वेश्चन बहुत हार्ड है, उस क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा है, पढ़ने में टाइम लगेगा आपको। तो सेकंड केस स्टडी जो मुझे लगता है सीए फाइनल में होनी चाहिए थी, इन्होंने इंटर में डाल दी। चलो कोई बात नहीं, हम एमटीपी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेटे आपका पार्ट 1 जो एमसीक्यू बेस्ड है और पार्ट 2 जो आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है, ये हम पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। 30 मार्क्स का एमसीक्यू है। ये हमारा फर्स्ट केस है बेटे, और पता ही इन्होंने फर्स्ट केस कौन से चैप्टर से बनाया है। ये बनाया है बेटे इन्होंने बायबैक से। और मैं स्टार्टिंग में ही सारे बच्चों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, मेरी बोलने की स्पीड बहुत कम है बेटे, मैं बहुत आराम से बोलता हूं, बहुत आराम से पढ़ाता हूं। स्पीड आप एडजस्ट कर लेना। जैसे पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में आप 1.5x पे देखते हैं, तो यूट्यूब के ऊपर भी आप अपनी क्लास की स्पीड ठीक कर लेना। ये वीडियो यूट्यूब पे भी मैं शेयर करता हूँ, गूगल ड्राइव पे भी डालता हूँ, अपनी वेबसाइट पे एलएमएस पे भी डालता हूँ। जहां से देखना वहां से देख लेना। स्पीड एडजस्ट करना बेटे आपका काम है। स्पीड आप एडजस्ट कर लेना बेटे। और इस स्लो बोलने के चक्कर में मेरा थोड़ा सा ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। पर बेटे मैं वो जो यंगस्टर टीचर्स हैं उनकी तरह नाच नाच के, गा गा के, कॉमेडी कर करके तो नहीं पढ़ा सकता। उम्र का लिहाज करना पड़ता है थोड़ा सा। अगर मैं आपको गाने गाता हुआ कॉमेडी करता हुआ नजर आऊंगा, कैसा लगूंगा। तो सीनियर टीचर्स को थोड़ी सी अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। कंटेंट हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पढ़ाई शुरू करते हैं। ये बेटे हमें एबीसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है इन्होंने, बहुत बढ़िया जी। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 10 रुपीज ईच, 24 लाख रुपीज, 24 लाख रुपए की कैपिटल है। तो अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर बनते हैं 2,40,000। हम 3 टेस्ट कंडक्ट करते हैं हमेशा, एक शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, एक रिसोर्स टेस्ट और एक डेट इक्विटी टेस्ट। एक हमारे पास है रिजर्व एंड सरप्लस, एक है जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी फ्री रिजर्व है जी। सेक्शन 68 सबको याद होना चाहिए। वैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व होता नहीं, लेकिन बायबैक में स्पेशल पावर दे रखी है सेक्शन 68 में, और सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व की तरह ट्रीट करके आप यूज कर सकते हैं सिर्फ बायबैक के लिए। अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी फ्री रिजर्व नहीं होता, सिर्फ बायबैक के लिए। एक हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व ये नहीं लेना, क्यों? ये आपका स्टैट रिजर्व होता है बेटे, और ये इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से बनता है। और इनकम टैक्स में कोई 7-8 साल की इस पर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। मुझे इनकम टैक्स आता नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं काफी टाइम से, तो मुझे पता नहीं किसके ऊपर आजकल 8 साल की रिस्ट्रिक्शन है या 6 साल की रिस्ट्रिक्शन है। हम इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन इतना पता है कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बनता है ये। तो ये फ्री रिजर्व की डेफिनेशन में नहीं आता, इसको यूज नहीं कर सकते, इसको साइड कर दो। रीवैल्यूएशन रिजर्व होता ही नॉन कैश है, ये तो रिजर्व होता ही नहीं। ये तो आपने एसेट्स की वैल्यू बढ़ा ली, इधर से आरआर खड़ा कर लिया अपना, उधर से आप एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपका उसमें जर्नलिज्म में जाता जाएगा। एएस टर्न आपने पढ़ा हुआ है। तो ये जो दो रिजर्व्स हैं, ये दोनों के दोनों आपके
फ्री रिजर्व की डेफिनेशन में नहीं आते। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल लगाता हूं तो ये बनता है 27, 28 और 30 लाख रुपए बनते हैं। और अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो 54 लाख रुपीस बनती है। कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 54 लाख। कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस हो गया। एक इनके पास लोन फंड्स हैं 52 लाख रुपए के। क्यों दे रखे हैं? ये डिट्टो क्वेश्चन हमारी क्लास बुक में मैंने मास्टर प्रॉब्लम में कराया हुआ है, मैं फिर भी डिस्कस कर रहा हूं। क्यों? वहां डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था या एमसीक्यू फॉर्म में है। लोन फंड्स क्यों बता रहा है? डेट इक्विटी रेशियो के लिए। और डेट इक्विटी रेशियो क्या है? 2। अगर आपका लोन 52 लाख का है तो कम से कम इसका आधा तो इक्विटी में रखना पड़ेगा, 26 लाख रुपए। आपका डेट आपकी इक्विटी का डबल से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 52 लाख रुपए का लोन है तो मिनिमम इक्विटी 26 लाख रुपए आपको रखनी पड़ेगी एज पर डेट इक्विटी टेस्ट। आपको पता है इस बात का। इसका मतलब अगर मेरे को 26 लाख रुपए की इक्विटी मिनिमम मेंटेन करनी है तो मैं 28 लाख रुपए की इक्विटी यूज कर सकता हूं। 54 लाख की इक्विटी मेरे पास है, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, उसमें से 26 मेंटेन कर लो, 28 आपकी फ्री है, आप 28 को यूज कर सकते हो। डेट इक्विटी रेशियो की बात कर रहे हो। चलो जी, सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन आगे कहता है जी इन्होंने एक प्रपोजल दिया है बायबैक करने का। मैक्सिमम परमिसिबल नंबर, जितने भी आप मैक्सिमम अलाउड हैं कर सकते हो। तो कंडीशन 1 शेयर आउटस्टैंडिंग, कंडीशन नंबर 2 रिसोर्स टेस्ट, कंडीशन नंबर 3 डेट इक्विटी टेस्ट, विच एवर इज लोअर आपका कैंसिल हो जाता है बायबैक में। 3 कंडीशन में नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, विच एवर इज लोअर को हम बायबैक कर लेते हैं, सब कुछ आपको पता ही है। अब मैक्सिमम परमिसिबल बोला तो हो सकता है सारे टेस्ट हमसे चेक करवा ले, वो तो एमसीक्यू पढ़ के ही पता लगेगा। अगर ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होता मैं अभी 2 मिनट लगाता। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, विच एवर इज लोअर, और एंट्री वेंट्री डाल के बैलेंस शीट रिवाइज कर देते। हम कोई पहली बार थोड़ा ना पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक ऑफर्ड प्राइस आपको दे रखा है बायबैक का और वो है 25 रुपीज का। 25 रुपए का ऑफर्ड प्राइस है बायबैक के लिए। अगर 10 रुपए की कैपिटल है मेरे बच्चे, अगर 10 रुपए की कैपिटल है तो इसके 2 हिस्से बनते हैं। शेयर कैपिटल बनती है 10, तो फिर प्रीमियम ऑन बायबैक बनता है 15। 10 रुपए की कैपिटल, 15 रुपए का प्रीमियम, 25 रुपए की अमाउंट बनती है आपस में। बहुत बढ़िया, आगे चलते। क्या कहता है क्वेश्चन? यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स। अरे भैया पता है हमें यार, ये लाइन नहीं भी लिखता तो भी हमें पता है। चलो आगे चलते हैं, फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं जरा क्या कहते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक एज पर डेट इक्विटी रेशियो? कहता है जी डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से बता दो मैक्सिमम नंबर आप कितने बायबैक कर सकते हो। तो इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन आपको बनानी आती है। मैक्सिमम शेयर्स टू बी बॉट बैक एक्स अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, अवेलेबल इक्विटी कितनी है? 54 लाख। मिनिमम कितना आपको छोड़ना पड़ेगा? 26 लाख। 54 में से 26 आपको रिटेन करने, बाकी आप यूज कर सकते हो। एक आपको सीआरआर मेंटेन करना है 10x। अगर x नंबर ऑफ शेयर है, फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो फेस वैल्यू के बराबर सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है आपको। और सीआरआर फ्री रिजर्व नहीं होता, इसके लिए पैसा साइड में करना पड़ेगा। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं ऑफर्ड प्राइस से 25 से। मैं इक्वेशन नहीं समझा रहा, क्लास में सबको समझाया हुआ है कैसे इक्वेशन बनाते हैं। स्टडी मैट में एक्स वाई खेलते हैं, मैंने आपको सिंपल सी इक्वेशन बना के दी थी। ये आपका बन जाता है 25x, ये माइनस वाला इधर जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 10x, ये बन जाएगा 28। तो x को हम 28 को डिवाइड कर देते हैं 35 से, कितना आया? 28 लाख को डिवाइड किया 35 से, ये बनता है 80,000 शेयर्स। तो ये राजी 80,000 शेयर, इसका ऑप्शन है बी। अब ये जो 80,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए की कैपिटल 8 लाख और 80,000 शेयर्स हैं, 15 रुपए का प्रीमियम 12 लाख।
चलें आगे, चले बेटे आगे। आगे क्वेश्चन क्या कहता है हमें। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, 54 में से 26 लाख रुपीज आपने मेंटेन कर लिए, 28 लाख रुपए आपने यूज कर लिए, तो 80,000 शेयर आ गए। बच्चा ये कहता है सर 80,000 इंटू 25 तो 20 लाख ही बनता है, तो फिर 28 कैसे यूज हुए? भूल गए सारी बातें। अगर 28 लाख आप यूज कर रहे हो तो उसमें से 8 लाख का तो सीआरआर ही ब्लॉक हो जाएगा। नहीं समझे बात? अगर मैं आपको एंट्रीज पास कराऊं तो मैं लिखूंगा ईएससी डेबिट 8 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 12 लाख, अगर मैं एंट्रीज के थ्रू चलता हूं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 20 लाख। सेकेंड एंट्री बताओ, फेस वैल्यू के बराबर आपको क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर। तो मैं बनाऊंगा जीआर डेबिट 8 लाख रुपए टू सीआरआर 8 लाख रुपए, तो 8 लाख तो आपके सीआरआर में ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये जो 20 लाख रुपए हैं ये वाले 8 लाख कैपिटल में से कम हो गए, 12 लाख का मुझे प्रीमियम भी राइट ऑफ करना है। ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, मुझे बताना बेटे कितना था आपके पास, मैं आपको चेक कराता हूं, ठहरो टेंशन मत लो आप। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने? 7.5 और ये 20-50, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 7.5, जनरल रिजर्व डेबिट 4.5 टू प्रीमियम ऑन बायबैक 12 लाख। अब हमें एंट्री पास करनी है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 लाख रुपए, पेमेंट हो गई 20 लाख की सारी एंट्री में। अब देखते रिवाइज बैलेंस क्या हुआ। अगर हम रिवाइज बैलेंस की बात करें, ये देखो अगर हम रिवाइज बैलेंस की बात करें यहां पे 8 लाख की तो कैपिटल डेबिट हो गई, तो ये कैपिटल कितनी बची है आपके पास? 16 लाख बायबैक के बाद। ये जो प्रीमियम है ये सारा यूज हो गया, ये हो गया 0। इसमें से 8 लाख का सीआरआर बन गया, 4.5 लाख आपने प्रीमियम में यूज कर लिया, तो ये बच गया 8 लाख। और ये 2 लाख रुपए आपके P&L के हैं, इसमें से 0 माइनस, तो ये 2 लाख रुपए। तो अगर आप देखें तो 16 और 8 24 और 2 26, और 26 ही हमने मेंटेन किया था। मेरे पास 54 लाख की इक्विटी थी, 26 की इक्विटी रोकी थी मैंने, 28 यूज कर ली। अब जो 28 मैंने यूज किया है इक्विटी, इसमें से 8 लाख तो मेरा सीआरआर में चला गया, बाकी बच गया 20, 20 के 2 टुकड़े, 8 लाख की ईएससी और 12 लाख का आपका प्रीमियम। तो कहने के लिए 28 की इक्विटी यूज हो रही है, यूज तो 20 ही हो रही है। क्यों? सीआरआर तो आपको ब्लॉक करना पड़ता है ना, तो सीआरआर का इंतजाम अलग से करना पड़ता है आपको। तो 28 लाख जो आप यूज कर रहे हैं उसमें से 8 लाख तो सीआरआर में ब्लॉक हो गए, तो शेयर होल्डर को तो 20 लाख की पेमेंट की है ना आपने। ये पूरी कहानी है इसकी। मैं जरा आगे चलता हूं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है जी। एक एमसीक्यू तो मैंने आपको करा दिया, और इसका ऑप्शन क्या आया था अभी? बी, 80,000। बहुत बढ़िया जी, आगे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड इक्विटी एज पर डेट इक्विटी रेशियो? कहता बताओ जी मैक्सिमम परमिटेड इक्विटी क्या है। वैसे तो 28 लाख थी, लेकिन 8 लाख तो सीआरआर के हम यूज कर ही नहीं सकते, 28 में से 8 तो सीआरआर में ब्लॉक कर दिया, तो 20 यूज किए हमने। तो मैक्सिमम परमिटेड इक्विटी तो 20 लाख की है ना। ये शेयर मिस प्रिंटेड है, यहाँ पे शेयर नहीं है, रुपीज है सारे के सारे। अलाउड तो 28 है, 28 में से 8 सीआरआर में जाएगा आपका। हमने इक्वेशन क्या बनाई थी? 54 माइनस 26 माइनस 10x। तो ये जो माइनस 10x है, तो इस 54 में से 26 छोड़ दो, फिर सीआरआर का पैसा छोड़ो, तभी तो पैसा निकलेगा, तभी तो 20 लाख आए। अगर न्यू इश्यू नहीं करेंगे तो सीआरआर तो बनाना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन है ए। आगे चलते हैं थर्ड में। व्हाट विल बी द फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डिंग फंड? पहली बात फ्यूचर की बात हो रही है,
इफ अ कंपनी बायज बैक शेयर एज पर द रिजल्ट्स ऑफ डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में 80,000 शेयर आए थे, अगर आप 80,000 शेयर का बायबैक कर लेते हैं तो आप हमें बताओ कि बायबैक के बाद आपके पास इक्विटी कितनी बचेगी। तो ये कोई कहने वाली बात है? 26 लाख। अभी चेक तो कराया था आपको, अभी आपको बताया तो था कि 8 लाख की कैपिटल गई, ये 16 रह गए, इसमें से 8 एक माइनस हो गया, 4.5 एक माइनस हो गया, तो ये 8 लाख बच गया, ये 0 हो गया, ये 2 लाख है, तो 26। मेरे पास 54 लाख की इक्विटी थी, 28 की मैंने यूज कर ली, 8 लाख सीआरआर में ब्लॉक कर दिए, 20 लाख लोगों को बांट दिए, मेरे पास 26 बचे हुए। ये कोई कहने वाली बात है? ऑप्शन ढूंढो 26। लो जी, ऑप्शन ही नहीं है, इसका आंसर ही गलत है। मैंने जब इसका आंसर चेक किया तो इन्होंने आंसर दिया हुआ है 46 लाख रुपए। मुझे लगता है 46 लाख नहीं, यहाँ पे 26 लाख होना चाहिए था। बच्चा कहता नहीं सर, ये तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड की बात कर रहे हैं, आप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जोड़ रहे हैं, आप इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालो। चलो मैं आपके हिसाब से चलता हूं, 26 लाख तो मेरे पास वो पड़े, मैं इसमें 8 लाख का सीआरआर जोड़ूंगा क्योंकि मेरा रिजर्व है, 20 लाख का मैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जोड़ूंगा, 170 का मैं इसमें आरआर भी जोड़ूंगा, मेरा रिजर्व तो है ही ना, ये भी रिजर्व है, ये भी रिजर्व है, मैं आपके पीछे चलता हूं तो भी किसी हिसाब से 46 तो आते नहीं। 46 और 8 54 54 55 50, अगर मैं सारे रिजर्व सारी कैपिटल ले लेता हूं अपनी तब भी 55.7 आता है, किसी भी कॉम्बिनेशन से 46 बनता ही नहीं। तो यहाँ 46 नहीं 26 होना चाहिए था, 26 होगा तभी ऑप्शन डी होगा। और डेट इक्विटी रेशियो के बाद अगर आपसे इक्विटी शेयर होल्डर फंड मांग रहा है तो ये कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ही मांगेगा, क्योंकि कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ही चलता बायबैक के अंदर। इसने ओवरऑल इक्विटी क्यों पूछनी है आपसे? मैंने ओवरऑल चेक करी, वो भी मैच नहीं करती। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटे। अब इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए, इसमें ग्रेस मार्क मिलेगी फिर। तो पहले का ऑप्शन क्या आया था? बी, इसका ऑप्शन आया था ए, इसका ऑप्शन आया है डी, बी ए डी। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, क्या कहता है जी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाय बैक एज पर रिसोर्स टेस्ट। तो रिसोर्स टेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, ESC प्लस फ्री रिजर्व, इसका हम 25% बायबैक कर सकते हैं डिवाइडेड बाय ऑफर्ड प्राइस। इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व आपको पता है 54 लाख के थे, इसका 25% आप निकाल सकते हैं। ऑफर्ड प्राइस आपका 25 रुपीज का है, तो बताओ कितने शेयर्स आ रहे हैं? 54 लाख इंटू 25% डिवाइडेड बाय 25, 54,000 शेयर्स आ रहे हैं जी। ये रहा जी 54,000 शेयर्स ए, ये बिल्कुल ठीक है जी। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो बी ए डी ए, बी ए डी ए, ये आंसर मैंने चेंज किया है, 46 की जगह 26 होना चाहिए था। मैं जरा इसका आंसर देखता हूं, तो पहले का बी, दूसरे का ए, फिर डी और फिर ए। ये रही सर, ये तो ठीक है सर, आगे चलते हैं। मैंने इस पे लगाया टिक इंपॉर्टेंट, और जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये जो 35 क्वेश्चंस की एक केस सिनेरियो बुकलेट आई है उसमें भी है ये, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इस एमटीपी की रेफरेंस दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो क्वेश्चन यहां कवर अप करके दे रहा हूं आपको, प्लीज ध्यान से पढ़ना। आओ जी बेटे, क्या कहता है, ये बढ़िया केस है। RTS लिमिटेड is engaged in the business of manufacturing of urea, okay, has set up its business in a designated backward area which entitles the company to receive from the government of India a subsidy of 20% of the cost of investment of the manufacturing equipment and component। सीधी सीधी बात करता हूं, बैकवर्ड एरिया में आपने फैक्ट्री लगाई, यूरिया मैन्युफैक्चर करते हैं, सरकार कहती है बैकवर्ड एरिया में जाके जॉब क्रिएट करोगे तो हम आपको 20% की सब्सिडी देंगे।
किस चीज में सब्सिडी देंगे? ये जो आपने इक्विपमेंट्स और प्लांट्स लगाए हैं उसमें 20% की सब्सिडी है आपकी। इक्विपमेंट्स और प्लांट्स में 20% की सब्सिडी है, हमने पढ़ लिया। और हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में भी पढ़ा हुआ है, इस तरह की ग्रांट्स आती हैं। द कंपनी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन रेलवे फॉर अ ब्रेक कंपोनेंट विच इज स्ट्रक्चर्ड सच दैट। इन्होंने इंडियन रेलवे के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कोई कंपोनेंट बनाने का। इंडियन रेलवे के लिए कुछ बनाते हैं सर। चलो अब इनके टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं आपको, देखते हैं जरा क्या कहता है क्वेश्चन। द कंपनीज ऑब्लिगेशन इज टू डिलीवर द कंपोनेंट टू द रेलवे स्टॉक यार्ड while the delivery terms are ex works and company is responsible for engaging a transporter for delivery। ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन का पहला पॉइंट बता रहे हैं। वो जो इन्होंने बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाई थी और सरकार से 20% की सब्सिडी खा गए, वो पॉइंट ऊपर ही खत्म हो गया। फिर इन्होंने इंडियन रेलवे के साथ किसी कंपोनेंट को बनाने की कंडीशन की है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं। पहली कंडीशन, ये कंपोनेंट बनाएंगे और कंपोनेंट बना के उनकी घर तक पहुंचा के आएंगे। रेलवे वालों का एक स्टॉक यार्ड है, वो आपसे माल नहीं उठाएंगे, आपको ट्रांसपोर्टर हायर करना पड़ेगा, उसमें माल लादना पड़ेगा और उनके स्टॉक यार्ड तक पहुंचाना पड़ेगा। मतलब डिलीवरी उनकी साइट तक होगी। पहला पॉइंट तो ये है, मतलब डिलीवरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है, आरटीएस कंपनी की है। रेलवेज सेंड्स एन ऑर्डर फॉर द डिफाइंड, वो अपना जितने उनको कंपोनेंट चाहिए होते हैं 10, 20, 50, 500, वो उसका एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं आपको। आप वो माल बनाते हो, ट्रक में चढ़ाते हो और उनके घर तक पहुंचाए आते हो। अब आप कहोगे सर ये क्या कहानी सुनाए जा रहे हो? बेटे ये एमसीक्यू जब हम पढ़ेंगे उसमें ये पूरी कहानी काम आएगी आपके। सुनते रहो, वो केस स्टडी बनाइए, पढ़नी तो पड़ेगी, चाहे बोरिंग लगे चाहे इंटरेस्टिंग लगे। The company manufactures the required quantity and informs railway for carrying out the inspection। अच्छा, इंस्पेक्शन भी है। कंपनी जब माल बना लेती है, रेलवे के ऑफिसर्स को फोन लगा देती है कि जी माल बना दिया है, आप आके इंस्पेक्शन कर लो भाई साहब। तो अब यहां पे मेरी घंटी बजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 की, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की। दो बेसिक कंडीशन होती है, इनवॉइस कट जाना चाहिए, गुड्स की डिलीवरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर मैंने आपको स्पेशल केस कराए थे, इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन, हायर परचेज, शिपमेंट, रीपरचेज, सब बताया था। इसमें इंस्पेक्शन का क्लॉज आ गया। तो मुझे बताओ इसमें तीसरी कंडीशन क्या ऐड हो गई? इंस्पेक्शन। जब तक गुड्स का इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया, सेल बुक कर लो। तो रेलवे के अफसर आपकी फैक्ट्री में आके गुड्स का इंस्पेक्शन करते हैं, तो सेल इसमें जो बुक होगी वो सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन होगी। रेलवेज रिप्रेजेंटेटिव्स विजिट द कंपनीज फैक्ट्री एंड इंस्पेक्ट द कंपोनेंट्स एंड मार्क ईच कंपोनेंट विद अ क्वालिटी चेक स्टिकर। वो क्वालिटी चेक करते हैं, अपना स्टिकर लगा के जाते हैं, डन। जो माल अप्रूव हो गया, कहानी खत्म, इंस्पेक्शन कंप्लीटेड। अच्छा, फिर आगे क्या कहते हैं? गुड्स वंस डिस्पैच, सॉरी ये पॉइंट हो गया था हमारा। अगले पॉइंट की कहानी पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? गुड्स वंस इंस्पेक्टेड बाय रेलवेज आर मार्क्ड विद होलोग्राम स्टिकर टू mark for delivery identification by the customer when they are delivered to the customer location। स्टिकर लगा दिया, फिर आपने माल भेज दिया, जब साइट पे पहुंचेगा तो वो स्टिकर चेक करते हैं कि स्टिकर वाला माल आया ना, बिना स्टिकर के माल तो नहीं आ गया, क्योंकि जिस पे स्टिकर लगा उसकी इंस्पेक्शन कंप्लीट है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? द कंपनी रेजिज एन इनवॉइस वंस इट डिस्पैच, जैसे गुड्स को डिस्पैच करते हैं इनवॉइस बना देते हैं। मैंने इनकी पूरी कहानी सुन ली।
सारा खेल इंस्पेक्शन का है और वो स्टिकर का है। तो अब जब हमें पता है कि वहां स्टिकर चेक होगा तो बिना स्टिकर वाला माल क्यों भेजेंगे, पता है वापिस आ जाएगा। इंस्पेक्शन का खेल है पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने ये पूरा केस यहां तक पढ़ लिया। मैंने इसी के बेसिस पे एक एमसीक्यू आपको कराना है अभी। ये देखो, पहला एमसीक्यू जितना क्वेश्चन पढ़ा है उसके बेसिस पे, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हेन शुड आरटीएस लिमिटेड recognize revenue as per accounting standard 9? ठीक है जी। Would your answer be different? क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? If inspection is normally known to lead to no quality rejections. क्या एमसीक्यू है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए और क्या आपका आंसर बदलेगा अगर इंस्पेक्शन एक फॉर्मेलिटी हो और आज तक कभी माल रिजेक्ट नहीं हुआ। माल का रिजेक्ट होना या ना होना तो बेस ही नहीं है। आप अच्छा माल बनाएंगे तो क्यों रिजेक्ट होगा? मेरे आंसर पे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला कि पास्ट में कभी रिजेक्शन नहीं हुआ, इंस्पेक्शन तो फॉर्मेलिटी है ना। इंस्पेक्शन का क्लॉज है तो माल रिजेक्ट हो सकता है अगर घटिया बनाएंगे तो मुझे अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए? इंस्पेक्शन कंप्लीट होगी, माल डिस्पैच होगा, इनवॉइस रेज होगा। और मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंस्पेक्शन एक फॉर्मेलिटी है या नहीं है और आज तक माल रिजेक्ट नहीं हुआ। इंस्पेक्शन है तो है, इंस्पेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो। अब ये नहीं ना, नहीं जी इंस्पेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, आज तक माल रिजेक्ट नहीं हुआ, इंस्पेक्शन की वेट मत करो, रेवेन्यू बुक कर लो ना। इंस्पेक्शन तो होगी भाई साहब, इंस्पेक्शन के बाद ही कहानी आगे बढ़ेगी। अब इसने ऑप्शन पूछा है, पहला ऑप्शन क्या है? रेवेन्यू should be recognized on dispatch of components. The assessment would not change even in case where inspection. Dispatch की कहानी तो गलत है सर ना। अभी देखते हैं बेटर ऑप्शन क्या है। Revenue should be recognized on completion of inspection of component. ये ठीक लग रहा है, इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गई है। The assessment would not change even in case where inspection is normally known to, मुझे ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है क्योंकि इसमें इंस्पेक्शन का कंप्लीशन जरूरी है। बिना इंस्पेक्शन के माल डिस्पैच कर दिया वापस आ जाएगा। तो कंडीशन तो इंस्पेक्शन की क्लास में बताया तो था। अगर आपकी सेल इंस्टॉलेशन के हिसाब से है तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने दो, इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन कंप्लीट होने दो। मुझे इसका आंसर सर बी लग रहा है। अभी डिस्पैच से काम नहीं चलेगा, इंस्पेक्शन से काम चलेगा और हमारे आंसर पे फर्क भी नहीं पड़ेगा कि पास्ट में क्या होगा। इंस्पेक्शन तो होना ही चाहिए। चलो सी पे चलते हैं। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पैच ऑफ, ये डिस्पैच ठीक नहीं लग रहा। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिलीवरी ऑफ कंपोनेंट टू द रेलवे स्टॉक यार्ड। असेसमेंट वुड, डिलीवरी मतलब डिस्पैच ना यार। ये आंसर बी है सर इसका, तो मुझे तो बी लग रहा है सर। इंस्पेक्शन तो कंप्लीट होना ही चाहिए और मेरे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता चाहे इंस्पेक्शन फॉर्मेलिटी क्यों ना हो, इंस्पेक्शन होना ही चाहिए। ये देखो इसका आंसर है बी। ये सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है बी। बिल्कुल ठीक है जी। मैं जरा क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं, क्या केस स्टडी है आगे, मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ने दो बेटे। द मैनेजमेंट ऑफ आरटीएस इज अंडर डिस्कशन। अच्छा, विद द ऑडिटर्स ऑफ कंपनी इन रिस्पेक्ट of accounting of a critical matter as regards its accounting with respect subsequent events event after reporting period। ये क्वेश्चन बन गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अच्छा, they have been checking as to which one of the following events after the reporting period provide evidence of the condition। मैं ये लाइन प्यार से पढ़ूंगा। They have been checking as to which one of the following events
ये जो नीचे 5 इवेंट है, ये इसको चेक कर रहे हैं। क्यों चेक कर रहे हैं? आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड ऑन, ये इस बात को चेक कर रहे हैं कि 5 इवेंट हम आपको बताएंगे, इसमें से ऐसा कौन सा इवेंट है जो बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट कर सकता है। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन कौन से इवेंट्स हैं जो बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनका हिंट बैलेंस शीट डेट को पॉसिबल है। तो पढ़ के पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ा जी स्ट्राइक। अब स्ट्राइक मान लो बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है, तो मैं बैलेंस शीट डेट को कैसे बता सकता हूं कि लेबर स्ट्राइक पे चली जाएगी? अगर मान लो 31 मार्च के बाद स्ट्राइक होती है, लेबर यूनियन नाराज हो गई, स्ट्राइक पे चलेगी, तो मैं इसको एडजस्टिंग इवेंट कैसे मान लूं? मुझे क्या पता बैलेंस शीट डेट को कि ये स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। तो क्या बैलेंस शीट डेट को ये एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, ये तो नहीं कर सकता। मुझे और पढ़ने दो। अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन, अगर कोई सेगमेंट आप क्लोज करने जा रहे हैं और बैलेंस शीट डेट के बाद उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, अगर अनाउंसमेंट ही बैलेंस शीट डेट के बाद आई है तो उसको हम AS24 में बोलते हैं इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। तो बैलेंस शीट डेट को कैसे पता? ये एडजस्टिंग इवेंट थोड़ा ना होता है कोई। आप कोई सेगमेंट क्लोज करने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, ये सारे डिसीजन तो AGM में होते हैं। बैलेंस शीट डेट को थोड़ा ना पता होता है हमें, क्योंकि इसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है हमें AGM में शेयर होल्डर का। राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, लो कर लो बात। इसके लिए भी आपको AGM का अप्रूवल चाहिए अगर आप कोई फर्दर इश्यू करना चाहते हैं। बैलेंस शीट डेट को कैसे हिंट हो सकता है इसका? ये सब नई नई चीजें हैं। शेयर इश्यू होना, कोई सेगमेंट क्लोज होना, स्ट्राइक पे चले जाना, ये कोई बैलेंस शीट डेट वाले क्वेश्चन थोड़ा ना है। फैक्ट्री में आग लग जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना। अच्छा, नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बाय द, लो कर लो बात। सरकार ने आपकी कंपनी को प्राइवेट कर दिया या उसको पब्लिक सेक्टर कर दिया, बैलेंस शीट डेट को कैसे बता सकता हूं मैं कि सरकार क्या एक्शन लेने वाली है? सरकार तो सरकार है, जब नोटिस आएगा तब पता लगेगा। एक चीज अलाउड है बस, और वो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑफ लीगल क्लेम। क्यों? ये बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट कर सकता है अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो। तो ऐसा हो सकता है कि बैलेंस शीट डेट को आपका कोई कोर्ट केस हो और आपने बैलेंस शीट डेट के बाद उसको सेटल कर लिया हो, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि कोर्ट केस बैलेंस शीट डेट को एक इवेंट के तौर पे एग्जिस्टेड माना जा सकता है। स्ट्राइक पे जाना, शेयर इशू करना, सेगमेंट क्लोज करना, ये सब चीजें बात की हैं, न्यू इवेंट्स हैं। लेकिन किसी पुराने क्लेम को सेटल करना, ये एडजस्टिंग इवेंट हो सकता है। तो अगर ये चेक कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा इवेंट है जो बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसमें सेकंड का ही पॉइंट आएगा। और इसी चीज के ऊपर इन्होंने MCQ बना रखा है बेटे, ये वाला, सॉरी, इन्होंने एक MCQ बना रखा है ये वाला। प्लीज गाइड द मैनेजमेंट ऑफ RTS as to which one of the events mentioned in 1 to 5 आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्टेड। ऐसा कौन सा इवेंट है जो बैलेंस शीट डेट को पॉसिबल है? तो इसका ऑप्शन है बी, सिर्फ ये पॉसिबल है, बाकी सब तो नए इवेंट हैं। अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो जब शेयर इशू करेगी तब देखेंगे, लेबर स्ट्राइक पे जाती है जब स्ट्राइक पे जाएगी तब देखेंगे, सरकार ने कोई कंपनी प्राइवेटाइज कर दी वो जब करेगी तब देखेंगे, अगर कोई सेगमेंट क्लोज करते हैं जब करेंगे तब देखेंगे। लेकिन अगर पुराने क्लेम को मैं सेटल करता हूं बैलेंस शीट डेट के बाद, वो एडजस्टिंग है, कर लो आप एडजस्ट। इसका ऑप्शन है बी, पहले का भी बी, तीसरे का भी बी। ये थर्ड क्वेश्चन है अपना। मैं जरा आगे चलता हूं, अभी केस स्टडी बड़ी पड़ी है सर। देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है। The company has received a grant of 8 crores from the government for setting up a factory in backward area.
आउट ऑफ दिस ग्रांट कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज डिविडेंड। हो गया कलेश। क्लास में हम कितनी बार बात करते हैं कि ग्रांट का पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, ना तो डिविडेंड के फॉर्म में ना बोनस के फॉर्म में। ग्रांट का पैसा स्पेसिफाइड पर्पस के लिए होता है, उसी के लिए यूज होना चाहिए। और अगर ये डिविडेंड बांटेंगे तो ग्रांट रिफंड करनी पड़ेगी आपको, तो ये तो गलत है, गलत है, बिल्कुल ही गलत है सर। द कंपनी ऑल्सो रिसीव्ड अ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड दिस इन द बुक्स एज नो मनी हैज बीन स्पेंट। ये भी गलत है। मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड के बारे में बताया था, नॉमिनल वैल्यू पे शो करना होता है। 1 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, नॉमिनल वैल्यू पे। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एसेट्स मिलेंगे तो बुक्स में नॉमिनल वैल्यू पे आएंगे। तो ये दोनों चीजें गलत कर रखी है नालायकों ने। डिविडेंड बांटना भी गलत है और ग्रांट जो फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट्स है उनको बैलेंस शीट में शो ना करना भी गलत है, उनको नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना चाहिए। इसी चीज के ऊपर इन्होंने एक एमसीक्यू बना रखा है। प्लीज गाइड रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ग्रांट्स। दोनों ग्रांट का ट्रीटमेंट बताना है। अच्छा, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज करेक्ट। है ग्रांट दी है सेटअप करने के लिए प्लांट को, कहता डिविडेंड बांटना सही है। अब बकवास कर रहे हैं, बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ऑफ ग्रांट इज इनकरेक्ट। हाँ, ये ठीक है। इन द सेकंड केस नॉट रिकॉर्डिंग द लैंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज करेक्ट। ये गलत। पहला गलत है, दूसरा पहली ऑप्शन में तो पहली लाइन ही गलत है, दूसरी ऑप्शन में पहली लाइन सी है, दूसरी गलत है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज करेक्ट, ये गलत है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही है, डिविडेंड नहीं बांट सकते। इन सेकंड केस लैंड शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स एट नॉमिनल वैल्यू। हाँ, ये सही है सर, ये रहा सर, इसका ऑप्शन डी। इतनी बड़ी केस स्टडी और 4 एएस अलग अलग पूछ लिए। पहले पार्ट में AS9 इंस्पेक्शन का पूछ लिया, दूसरे में AS4 पूछ लिया, और तीसरे में आपसे AS12 पूछ लिया। और ऐसे क्वेश्चंस में नॉलेज काम आती है मेरे बच्चे, नॉलेज से भी ज्यादा पेशेंस काम आती है। आपने एक टेक्निक सीखी, मैंने इस केस स्टडी को कैसे हैंडल किया। मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसका MCQ ढूंढा, फिर अगला पैराग्राफ पढ़ा, फिर उसका MCQ ढूंढा, फिर एक पैराग्राफ पढ़ा, उसका MCQ ढूंढा। इस तरह से चलना बड़े केस स्टडीज में। सारा केस तो इकट्ठा पढ़ लिया, खिचड़ी पक जानी है, घबरा जाओगे, पेपर छोड़ के आ जाओगे। हिम्मत नहीं छोड़नी, स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे टैकल करना है चीजों को। बड़ी केस स्टडी आ जाए और उसमें अलग अलग AS है, मैं फाइनल के बच्चों को भी कहता हूँ अलग अलग NDS है, सारा क्वेश्चन इकट्ठा मत पढ़ो, जो पैराग्राफ पढ़ा है उसका MCQ ढूंढो, उसको आंसर करो, हाँ, फिर आगे चलो, उसको आंसर करो, हाँ, धीरे धीरे स्टेप्स लोगे, मंजिल पे पहुंच जाओगे। ये बेटा तरीका है इसका पढ़ने का। अच्छा, अब मेरे पास एक MCQ रह गया सर, मैं क्वेश्चन को जरा आगे लेके चलता हूँ, क्या रह गया इसमें। आगे क्वेश्चन मुझे कहता है बेटे, RTS हैज अ सब्सिडरी LPP मीडिया क्रिएशंस। ठीक है जी, मेरे पास एक सब्सिडरी है, को मीडिया कंपनी है, एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी which prepares and publishes advertisement in newspaper on behalf of clients। मेरे पास एक सब्सिडरी है और वो सब्सिडरी एडवर्टाइजिंग का काम करती है, उनके पास क्लाइंट आते हैं तो ये पेपर में एड छापने का काम करते हैं, क्लाइंट उनको पैसे देता है, ये न्यूज़पेपर को पैसे देते हैं और एड छप जाती है, बीच का कमीशन कमा लेते हैं। ये तो 3 लोग हो गए ना, एक तो मेरी सब्सिडरी हो गई, एक क्लाइंट हो गया, और एक न्यूज़पेपर वाले हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले। क्लाइंट इनके पास आता है, इनको पैसे देता है, और ये इनको पैसे देते हैं। मान लो इनसे मेरे को मिले हैं 10 रुपए, इनको मैंने दे दिए 8 रुपए, 2 रुपए मेरा कमीशन है उसके अंदर। इनवॉइसेस इट्स क्लाइंट्स फॉर द कमीशन दे आर एंटाइटल्ड as well as the media space payable to the newspaper।
क्लाइंट से जो पैसे लेते हैं उसका बिल देते हैं, और न्यूज़पेपर वाले इनको बिल देते हैं। नहीं समझे? मैंने क्लाइंट से 10 रुपए लिए, मैं उनको 10 रुपए का बिल दे दूंगा, और मैंने न्यूज़पेपर वालों को 8 रुपए दिए, तो न्यूज़पेपर वाले मुझे 8 रुपए का बिल देंगे, और बीच का मेरा कमीशन है 2 रुपए का। अब आपसे ये पूछेगा कि सीधा कमीशन रिकॉर्ड करें या इनकम और एक्सपेंस को अलग अलग रिकॉर्ड करें, तो इसका जवाब मैं अभी दे देता हूं, अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पहला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्लाइंट का और एजेंसी का, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एजेंसी का और न्यूज़पेपर का। जब इनवॉइस दो बन रहे हैं, मैं अपने क्लाइंट को इनवॉइस अलग दे रहा हूं, न्यूज़पेपर वाले मुझे इनवॉइस अलग दे रहे हैं, तो आपको अलग अलग रखना चाहिए, चीजों को नेट ऑफ नहीं करना चाहिए। तो ये पूछेगा आपसे, देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ LPP हाउ शुड द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहला केस, LPP should record net amount of commission, no. LPP should record gross income from advertising through media, ये तो ठीक लग रहा है, ग्रॉस इनकम आनी चाहिए। एंड ग्रॉस अमाउंट ऑफ पेमेंट्स टू मीडिया, ये ठीक लग रहा है सर। ग्रॉस रेवेन्यू, ग्रॉस एक्सपेंस दोनों रिकॉर्ड होने चाहिए, तो मुझे अभी तो ये ठीक लग रहा है, पर मैं बाकी के ऑप्शन भी पढ़ूंगा। LPP may record this on net or gross basis depending on accounting policy, no. कहते जी नेट भी कर सकते हो, ग्रॉस भी कर सकते हो, आपकी पॉलिसी है। अरे नहीं, दो बिल बन रहे हैं, नेट ऑफ कैसे कर देंगे बताओ? अलग अलग पार्टी के बिल बना रहे हो, नेट ऑफ कैसे हो जाएगा? कहते जी आपकी मर्जी है, जैसे करना है कर लो, मर्जी थोड़ा ना होती है। LPP शुड रिकॉर्ड नेट अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न, ये यहीं पे गलत हो गया, नेट अमाउंट अलाउड ही नहीं है सर। ग्रॉस इनकम, ग्रॉस एक्सपेंस अलग अलग शो करो, P&L बनाओ, फिर उसमें नेट प्रॉफिट निकालो, चाहे वो आपका कमीशन ही है। ये इसका पॉइंट सी है सर। तो पहले का ऑप्शन क्या आया था? बी, सी, बी, डी। आंसर आ गया बी, सी, बी और डी। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 आंसर हैं। मैं इनके MCQ में जा रहा हूं, बी, सी, बी, डी, ये इनके 4 आंसर है सर। और ये केस इसलिए बढ़िया है क्योंकि थोड़ा लेंथी था, पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको, सब्र से करना पड़ेगा। कॉमेडी करके हैं गाना गा के, नाच कूद के मैं आपका फोकस ही हिलाऊंगा बेटे। अकाउंट्स में बैलेंस शीट मैच करनी होती है, हमने सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अकाउंट्स तो बेटे इतना आपको सिंसियरिटी से करना चाहिए कि फर्स्ट टाइम में बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। अगर आपकी बैलेंस शीट पहली बार में मैच नहीं हुई, फिर सारा क्वेश्चन छानते फिरो, कर लो कॉमेडी। जितने टीचर कॉमेडी कर करके पढ़ाते हैं उनके पास यहाँ पे नीचे आंसर की कॉपी खुली हुई होती है। मैं प्रॉमिस करता हूं, मेरे को 25 साल हो गए पढ़ाते हुए। अगर आंसर कॉपी खुली हुई है तो देख देख के तो लिखना है, कर लो कॉमेडी। जैसे आजकल क्या करते हैं, सिंगर लोग स्टेज पे आते हैं लाइव शो में, लिप सिंग करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। एक सिंगर अगर डांस करेगा, मैं फॉरेन सिंगिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन सिंगिंग की बात कर रहा हूँ। इंडिया में जो गाने हैं वो सुरों पे चलते हैं, सुर हिलेगा, लिपसिंग चलती है जी। मैंने तो इतने शो देखे, 80% 85% शोज में तो लिपसिंग ही चल रही है, पीछे धाम धड़ाक म्यूजिक चल रहे हैं, स्क्रीन चल रहे हैं, वो दूर खड़ा आर्टिस्ट 50,000 लोग बैठे हैं, पता नहीं गा रहा है कि लिपसिंग कर रहा है। मैं तो 10-15% सिंगर को देखा है जो हिलते डुलते नहीं है, खड़े होके गा रहे हैं। वो लगता है कि हाँ, पीछे पूरा कोरस बैठा है, पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा है, सामने म्यूजिक बज रहा है। और ये अगर आपके सामने म्यूजिक बज रहा है तो समझ में आती है कि ये गा रहा है। मैं वही चीज कह रहा हूं, अगर मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं आराम से फोकस के साथ, मतलब यही है। और ये आपको करना चाहिए बेटे, आप एक कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्टर बनने वाले हैं, सिंसियरिटी होनी चाहिए प्रोफेशन के अंदर। हंसी मजाक करना कपिल शर्मा का काम है, हमारा काम थोड़ा ना। बताओ, मैं देखता रहता हूँ जी, चलता है बस, समाज में चल रहा है सब कुछ। चलो मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 3, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया जी। आओ, मार्ज लिमिटेड is a manufacturing enterprise which is starting
अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट एक्स विलेज। नया प्लांट बना रहे हैं जी किसी गांव में, बहुत बढ़िया। इट हैज कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट ऑन 1 अप्रैल। डेट बड़ी मायने रखती है। 1 अप्रैल 23 को हमने शुरू किया है और ये खर्चे वर्चे किए हैं। आपसे पूछेगा बताओ प्लांट की कॉस्ट क्या है, आपसे पूछेगा प्लांट का डेप्रिसिएशन बता दो कितना है। ये क्वेश्चन किया हुआ हमने पहले भी, पर मैं करा देता हूँ। बताओ जी कितने की लैंड खरीदी है? 50 लाख की। तो क्या लैंड को कॉस्ट में रखेंगे? बिल्कुल लेंगे, प्लांट का पार्ट है, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी। 35 लाख रुपए मटेरियल डायरेक्ट लेबर पे खर्च कर दिए जो प्लांट में है, ये भी आएगा। मटेरियल लेबर 35 लाख रुपए हमारे ये लग गए। ठीक है। कंपनी इनकर्ड 10 लाख रुपीज फॉर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एट न्यू दिल्ली विच इंक्लूडेड रेंट एम्प्लॉय को। अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये कहता है आप पीपीई की कॉस्ट में वही खर्चे ले सकते हैं जो पीपीई को बनाने से रिलेटेड है। किसी गांव में आप प्लांट लगा रहे हो, खर्चे आपके दिल्ली में हो रहे हैं हेड ऑफिस में, तो वो तो हेड ऑफिस के पी एंड एल में जाएंगे, प्लांट की कॉस्ट में थोड़ा ना जोड़ोगे। वहां का रेंट, दिल्ली का रेंट, दिल्ली की सैलरी, उसका प्लांट से क्या लेना देना। The company borrowed 25 lakh rupees for construction work of plant at the rate of 12% per annum on 1st April. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट पड़ा हुआ है। आपने प्लांट के लिए लोन लिया है 25 लाख रुपए का, 12% रेट है, ब्याज कैपिटलाइज कर लो। कब तक? जब तक आपका प्लांट तैयार नहीं हो जाता। लेकिन एक कंडीशन है, एक्टिविटीज रुकनी नहीं चाहिए। अगर एक्टिविटीज रुकी तो सस्पेंशन आ जाएगा, तो सस्पेंशन का ब्याज आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। देखते हैं। डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ द कंपनी इनकर्ड ट्रैवल एंड मीटिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर फॉर अरेंजिंग दिस लोन। नहीं सर ना, डायरेक्टर ने ट्रैवल किया लोन को अरेंज करने के लिए, तो ये अदर कॉस्ट में नहीं आ सकता। अदर कॉस्ट में क्या क्या आता है आपको बताया था मैंने। एग्रीमेंट की कॉस्ट आती है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह की, कमीशन ब्रोकरेजेस आते हैं। अब आप फ्लाइट पकड़ के, बस पकड़ के घूम रहे हो लोन अरेंज करने के लिए, वो अदर कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये तो पी एंड एल में जाएगा जी आपका। आगे क्वेश्चन कहता है 1 नवंबर 23, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर में क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट वर इंटरप्टेड as the local people along with the activists have raised issues relating to the environmental impact of plant being constructed. Due to agitation, construction activities came to standstill for 3 months. काम रुक गया। सिंगूर, आपको शायद आपको टाटा की केस स्टडी याद हो। टाटा सिंगूर में एक प्लांट लगा रहा था नैनो का, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग का। सिंगूर के लोगों को किसी ने भड़का दिया कि यहाँ प्लांट लगेगा, तुम्हारे खेत खराब कर देंगे, वेस्टेज होगा, ये होगा। तो सिंगूर के लोग भड़क गए। गांव के लोग शरीफ होते हैं सर, उनको पता नहीं होता, जिसने भड़का दिया उन्होंने टाटा की फैक्ट्री वहां लगने नहीं दी। अगर टाटा की फैक्ट्री वहां लगती तो फिर वहां हॉस्पिटल बनता, क्योंकि जो टाटा के जो वर्कर होते हैं उनके लिए वो स्कूल बनाते, हॉस्पिटल बनाते, तरक्की होती। वहां के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भड़का दिया कि तुम्हारा एनवायरनमेंट खराब कर देंगे, पेड़ पौधे खराब कर देंगे, नदियां खराब कर देंगे, तो वो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। आज पछताते हैं वो लोग कि हम बोले थे जी, हम इनकी बातों में आ गए, नहीं तो आज हमारी जमीनों के रेट कहाँ होते, आज क्या डेवलपमेंट होता। तो टाटा ने कहा छोड़ो ना यार, मैं कहीं और लगा लूंगा। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ, 3 महीने के लिए काम रुक गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने के लिए काम स्टैंड स्टिल बता रहा है। तो 3 महीने सस्पेंशन में है, ब्याज कैपिटलाइज नहीं हो सकता। मुझे आगे बढ़ने दो। With the help of Government of India and NGOs, the agitation was over by 28th of Feb 24। नवंबर, दिसंबर, जन और फेब, फरवरी भी आ गई 28 फरवरी।
तो काम 3 महीने का 4 महीने रुका रहा। आपने एनजीओ की हेल्प ली, सरकार की हेल्प ली, उन्होंने लोगों को समझाया। 28 फरवरी को जाके वो एजिटेशन ओवर हुआ है सर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 नहीं, ये 4 महीने हो गए हैं। अब मुझे बताओ 12 महीने का ब्याज, इसमें से 4 महीने माइनस करो, 8 महीने का ब्याज कैपिटलाइज होगा मार्च तक का। अप्रैल से मार्च के बीच में 12 महीने होते हैं, 4 महीने उड़ गए। तो अगर 25 लाख रुपए का लोन है, 12% रेट है, और इसका 8/12 मैं करूं तो 2 लाख रुपए का ब्याज मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा का ब्याज कैपिटलाइज नहीं हो सकता। तो मैंने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट इसमें जोड़ दिया सर, 8 मंथ्स का। 4 महीने हवा हो गए वहाँ के लोगों। सर हिंदुस्तान में लोग यही करते हैं, यहाँ लोगों का भड़काने का ही काम है। चलो जी आगे चलते हैं, 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 आगे चलते हैं। क्या द वर्क रिज्यूम्ड, ठीक है। However, the balance the impact on environment, government ordered the company to install certain devices for which company had to incur 6 lakh rupees in March। सरकार ने क्या बोला? सरकार ने कंपनी को बोला ऐसा है, ये लोग नाराज हैं कि आप एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप कुछ स्पेशल डिवाइसेस लगा दो कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। तो कंपनी कहती लगा देंगे। कंपनी के 6 लाख रुपए और लग गए। तो प्लांट में लगे हैं ना, तो कोई बात नहीं। एनवायरमेंटल डिवाइसेस 6 लाख रुपए की और लग गई। मेरे टोटल कितने लग गए? 35 और 2 85, 87, 93 लाख रुपीस लग गए मेरे। ये कॉस्ट ऑफ प्लांट आ गया, और 31 मार्च को मेरा प्लांट तैयार हो जाएगा। ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। डेप्रिसिएशन क्या करना है? 31 मार्च को तो आपका, अगर 31 मार्च में आपका प्लांट रेडी हुआ है तो डेप्रिसिएशन का आएगा। साल के बीच में अगर कोई प्लांट रेडी होता तो हमने यूज तो किया ही नहीं है, साल के एंड में तो तैयार हुआ प्लांट हमारा। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट? कौन सा खर्चा आप इंक्लूड नहीं कर सकते? वो हेड ऑफिस वाला नहीं कर सकते सर, ये तो मैं आपको बता चुका। अच्छा आगे, हाउ मच अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज? 2 लाख रुपए अभी निकाली थी हमने, अभी तो बताया था आपको 2 लाख रुपए। अच्छा आगे क्वेश्चन क्या कहता है जी, टोटल कॉस्ट कितनी है प्लांट की? 93 लाख रुपए, अभी कैलकुलेट करके आए हैं, 93 लाख रुपए। सी आंसर है। सारे आंसर बता दो दिए आपको, सीबीसी। अच्छा आगे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बताना जी डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? नील। काय का डेप्रिसिएशन? अभी तो प्लांट रेडी हुआ है साल के एंड में। सी, बी, सी और डी, 4 आंसर है बेटे। सी, बी, सी और डी, ये 4 आंसर हो गए इसके। 4, 4, 8 और 4, 12, 12 दोनों 24 नंबर का पेपर हो गया एमसीक्यू का। आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया। पिछला क्वेश्चन एएस 10 का था, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 का है, रिलेटेड पार्टी का है। अभी चेक करते हैं, बोलो जी क्या कहता है क्वेश्चन। पी लिमिटेड हैज 60% वोटिंग राइट इन क्यू। एक कंपनी है पी, एक कंपनी है क्यू। 60%, ये बन गया होल्डिंग, ये बन गया सब्सिडरी, आपस में रिलेटेड है। समझ में आ रही है बात? क्यू लिमिटेड हैज 20% वोटिंग राइट इन आर। ओके, इसके पास एक कंपनी है आर, उसमें 20% शेयर है, तो आर बन गया इसका एसोसिएट। और मैंने आपको बोला था इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी देख सकते हैं। अगर क्यू की कोई एसोसिएट है तो वो पी की भी एसोसिएट है, क्योंकि सीएफएस में सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, ऑल्सो पी लिमिटेड डायरेक्टली एंजॉयज वोटिंग राइट 14% इन आर। लो जी, इसके पास 14% शेयर है, तो 20 यहां से आ जाएंगे इनडायरेक्टली, 14 यहां से आ जाएंगे, 34% हो गया। तो जब हम सीएफएस बनाएंगे तो ये जो पी है
और क्यू है रिलेटेड पार्टी है होल्डिंग सब्सिडरी है। तो क्या पी और आर आपस में रिलेटेड पार्टी है इनडायरेक्ट एसोसिएट है भाई। डायरेक्ट एसोसिएट क्यू की है, इनडायरेक्ट एसोसिएट आपकी बी की है, ये सब आपस में रिलेटेड है। आगे पढ़ने तो क्या कहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। आर लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड रेगुलरली सप्लाई गुड्स टू पी। ये जो आर है ये उसको गुड्स बेचता है। तो जब ये आपस में रिलेटेड पार्टी हैं और ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं तो क्या रिपोर्ट में आएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा। द मैनेजमेंट ऑफ आर हैज नॉट डिस्क्लोज्ड इट्स रिलेशनशिप विद पी। तो गधे है ना, गलत काम करेंगे तो फिर ऑडिटर तो पकड़ेगा ही। वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पी विच एंटाइटल्स यू डिस्क्लोज एज रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू AS 18। बताओ जी पी के कौन कौन से रिलेटेड पार्टी हैं बताओ। वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पी, जब आप पी के स्टेटमेंट्स बनाएंगे बताओ कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो आपके रिलेटेड पार्टी हैं। मेरा आंसर है ये, क्यू भी रिलेटेड पार्टी है, आर भी। क्यू इज अ सब्सिडरी ऑफ पी एंड आर इज एन इनडायरेक्ट एसोसिएट ऑफ पी, बिकॉज वो इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी है। 14% से तो बनती नहीं एसोसिएट, 20% से बनती है और 34% से भी बनती है। बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, इसका आंसर है सी, मैं याद रखूंगा, इसका आंसर है सी। मैं अगले क्वेश्चन में आ गया, ये भी कराया हुआ है AS 19 में कराया था आपको मैंने, मेरी क्लास बुक में है ये क्वेश्चन। ये हो गया जी सी, ये AS 19 का क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन है, आउटपुट की रेशो, सिस्टमैटिक एलोकेशन वाला क्वेश्चन है, हमारी क्लास बुक में मैंने कराया था आपको। मैं देखता हूँ जरा क्या कहता है। A machinery was given, giver नहीं है, a machinery was given on 3-year lease by a dealer of machinery for equal annual lease rental to yield 20% profit margin on machinery which 3 लाख की कॉस्ट है जी मशीन की, 20% प्रॉफिट है 60,000 रुपए का, तो 3,60,000 रुपए रिकवर करने हैं उसे। एक बंदे ने 3 लाख की मशीन खरीदी, उसमें 20% प्रॉफिट जोड़ा, 360 बनाया और 3 साल के लिए वो लीज पे दे रहा है, लेकिन मशीन की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो 5 साल है और उसका आउटपुट भी दे रखा आपको। ये आउटपुट है 5 साल का। पहले इन 5 साल का टोटल मारो क्या बनता है, 50 और 1 10 1.5 3 लाख। अच्छा अब 3 साल का टोटल मारो कितना है, इस 3 साल का टोटल मारो कितना है, 1.5 लाख। तो सीधी सी बात है यार, 3 लाख यूनिट आप बना सकते हैं, 1.5 लाख यूनिट आप बनाएंगे क्योंकि 3 साल का लीज एग्रीमेंट है, तो ये आधा बनता है, तो फिर आधा किराया ले लो उससे। कैसे, 1.5 लाख यूनिट 3 साल में बनाएंगे, 3 लाख यूनिट उसकी टोटल लाइफ है, तो 3,60,000 में से बताओ कितना रिकवर करेंगे, 180 रिकवर करेंगे। और ऑपरेटिंग लीज में आपको पता है SLM बेसिस पे चलते हैं, 3 साल में 60,000 रुपए का किराया बनता है इक्वल, और लिखा भी हुआ है इक्वल एनुअल रेंटल लेना है, तो इक्वल मतलब SLM। तो पहले आपको ये देखना है कि 3,60,000 कितने, जितने यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेगा उतने पैसे उसको चाहिए। 3 लाख यूनिट्स के लिए 3,60,000, 1.5 लाख के लिए 180, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 60,000 रुपए का आंसर आएगा इसका। ये रहा आंसर, ये क्लास में कराया तो था आपको, ये रहा 60,000 रुपए। इसका ऑप्शन है बी, इसका ऑप्शन था सी, इसका ऑप्शन है बी। चौथा और पांचवा चेक कराऊं, चौथा और पांचवा सी और बी। ये एक क्वेश्चन रह गया बस, वो भी करो यार, 66 क्वेश्चन है। अ प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का कोई प्रोसेस है विच इज कैरिड आउट विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी। एक ऐसा रिकंस्ट्रक्शन बताओ जिसमें कंपनी को हम लिक्विडेट नहीं करते, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और एक नई एंटिटी बना देते हैं जिसके साथ लिख देते हैं एंड रिड्यूस्ड। अगर आप अमेलगामेशन की बात करें तो अमेलगामेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो,
वेंडर कंपनी का लिक्विडेशन मैंडेटरी होता है, लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम उसी कंपनी को ठीक कर लेते हैं, लिक्विडेशन नहीं करते। तो आपको बताना चाहिए इसका आंसर है ए। इसमें भी कंपनी बंद करते हैं, इसमें भी कंपनी बंद करते हैं, इसमें भी कंपनी बंद करते हैं। विदाउट लिक्विडेटिंग का मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। सिक्स्थ का आंसर है ए। लो जी, ये 15 MCQ थे बेटे आपके। चलो अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे। मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे आ गया। ये 70 नंबर का पार्ट है सर, इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ए है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन है। क्लास बुक में डिट्टो क्वेश्चन तो नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी करा देता। देखो 5 मिनट लगेंगे मुझे टाइम नहीं लगना, 5 मिनट लगेंगे। ये देखो 1 अप्रैल 24 मिस्टर जूम had an opening balance 1000 equity shares 1,20,000 rupees। अच्छा शेयर का क्वेश्चन है। लो नोटिंग मत करना प्लीज, नोटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। एक है नंबर, एक है अमाउंट, एक है डिविडेंड, एक है पर्टिकुलर, एक है नंबर, एक है अमाउंट, एक है डिविडेंड। मेरे पास है टू बैलेंस बीडी, 1000 शेयर हैं, 1,20,000 के खरीदे हुए हैं। लो जी, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, नोटिंग मत करना, आंसर है आपके पास। 5 अप्रैल ही फर्दर परचेज्ड 200 कम राइट शेयर्स 35। लो जी, मैंने लिखा टू बैंक, कितने शेयर खरीदे हैं 200, 135 के हिसाब से 200 इंटू 135, 27,000 रुपए। लो जी, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। On 8th April, directors of PE announced right issue in the ratio of 1:6। 1000 शेयर पहले थे, 200 और लिए, 1200 हो गए। इसका रेशियो लगाया 1/6, 200 शेयर हो गए। मेरे पास 200 शेयर राइट के आए हैं। मेरे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो मैं खरीदूंगा या किसी और को दे दूंगा। मिस्टर जूम वेव्ड ऑफ 100% ऑफ हिज इंटेंट, उसने खरीदा ही नहीं, कहता मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उस इन दी फेवर ऑफ एक्स, और उससे 20 रुपए ले लिए। लो जी, 4,000 रुपए ले लिए भाई ने। इसको क्या बोलते हैं? सेल ऑफ राइट। शेयर खुद नहीं खरीदे, किसी को दिलवा दिए, 4,000 रुपए ले लिए। अब वैसे तो ये 4,000 रुपए P&L में जाने चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था राइट के बाद अगर आपकी वैल्यू में डिक्लाइन आएगा तो अप टू डिक्लाइन इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट करेंगे, और डिक्लाइन रिकवर होने के बाद P&L में जाएगा। वही लाइन यहाँ पे दे रखी है कि डिक्लेरेशन के बाद 3400 रुपए से आपकी जो वेल्थ है वो कम हुई है, 3400 से आपकी वेल्थ डिक्लाइन हुई है। तो कोई बात नहीं, 4,000 रुपए हैं, इसके दो टुकड़े कर दो, 3400 रुपए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ले जाओ, 600 P&L में ले जाओ। जो P&L में जाएंगे उसका नोट लिख देंगे, और जो 3400 रुपए हैं उसको अकाउंट में लिखेंगे। लो सेल ऑफ राइट, 3400 रुपए रिकवर हो गए आपके, या आपकी कॉस्ट को कम कर देंगे। रिकवर कितने हुए हैं? 4,000, 3400 इधर, 600 उधर। और अगर आपकी रिकवरी कम होती अगर आपकी रिकवरी कम होती, रिकवरी 4,000 है, नुकसान 3400 का है, तो एक्सेस P&L में चला गया। अगर आपकी रिकवरी कम होती तो सारे के सारे यहीं आ जाते। बताया तो था, कोई नई चीज है? क्लास बुक खोलो, डिट्टो क्वेश्चन करा रखे हैं आपको। मुझे एक बच्चे का व्हाट्सएप आया, जिंदल सर हमारे दोस्त के टीचर ने कहा है कि जिंदल सर ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और ये अमेलगामेशन, कंसोलिडेशन, इस पे ना एक्सेस टाइम लगा रखा है, इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना लेवल ही नहीं है। एक बार पेपर आना है बेटे घूम के, जिंदल को बैटरी लेके घूमोगे, फिर आप ढूंढोगे कि जिंदल साहब कहाँ गए। एक बार पेपर टफ आना है, पेपर आसान आ रहे हैं तो एजुकेशन की वैल्यू समझ में नहीं आ रही। एक बार पेपर टफ आना है, एक बार इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा टाइट करना है,
फिर आप मेरे को ढूंढोगे बैटरी लेके कि कहाँ गया यार, वो कहता था हमें। मैंने कोई फालतू टाइम नहीं लगाया बेटे, जितना चाहिए उतना लगाया टाइम। क्वेश्चन आपके सामने है। आगे चलते हैं। सारे के सारे शेयर जो जूम के पास हैं कम राइट बेसिस पे थे, वो ठीक है यार, तो ये सारा अच्छा लाइन हो गई ना। 1-10 को या 10-10 को 350 शेयर बेच दिए 140 के हिसाब से, लो बाय बैंक 350 शेयर बेच दिए 140 के हिसाब से 49,000। प्रॉफिट लॉस निकालना है, ये लो 1,20,000 प्लस 27,000 माइनस 3400 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 350 कॉस्ट आ जाएगी। नोटिंग करने वाली बात नहीं है। कितनी कॉस्ट आ गई है? 41,883। बेचा कितने में? 49,000 में। तो यहाँ लिखेंगे 2p हैंडल। प्रॉफिट कितना? 7,117। लो ये प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। 1200 थे, 350 बेच दिए, अब कितने रह गए? 850, है ना। इसकी वैल्यूएशन कराएगा आपसे, कहता है 125 का रेट है। मैंने इसको 125 से गुना करके देखा तो 106250। मैं इसका बैलेंस निकाल के देखता हूँ कितना आ रहा है। ये इसका बैलेंस, एक रफ बैलेंस निकाल के देखो। 1,20 27 माइनस 3400 माइनस 49, इसका बैलेंस आ रहा है 101717। मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, बस बैलेंस निकाल दो 850 और 101717। क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रेजेंटेशन आपको पता ही है कि वैल्यूएशन का वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं, कॉस्ट का वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन है बेटे, 5 मिनट में हो गया क्वेश्चन। अच्छा इसका आंसर दिखाऊं आपको? ये लो, ये रहा इसका आंसर। लो ये लो, ये रहा इसका आंसर। 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट मुझे नहीं कराना, क्योंकि ये तो अब डिट्टो शुरू हो गया सर। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्लास बुक में जाओ, सीधा क्वेश्चन नंबर 49 देखो। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, ना फिगर बदले ना अमाउंट बदले। डिट्टो क्वेश्चन तो बेटे दोबारा क्यों कराऊंगा। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 49 है बेटे। मैं आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्लास बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। ये AS21 का क्वेश्चन है, सिंपल, एक ही पॉइंट है इसके अंदर। क्लास बुक का पहले 14 क्वेश्चन देख लेना, इसमें एक ही पॉइंट है, सिंपल। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है आपको, ये प्री हो गया, और एक रीवैल्यूएशन का पॉइंट है, बस। कंसोलिडेशन का इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ओपनिंग बैलेंस बता दिया प्रॉफिट का कितना था, बाकी पोस्ट है, एक रीवैल्यूएशन का पॉइंट है, क्वेश्चन खत्म हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लास बुक का अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हो जाएगा। मैं 3A में आ गया, मैं नहीं करा रहा क्योंकि ये भी ब्रांच का क्वेश्चन है। क्लास बुक का डिट्टो कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, ना अमाउंट बदले ना फिगर बदले। अच्छा जी, मैं फिर आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 3B, ये भी आपका AS21 का क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन। 5 मिनट लगेंगे, 7 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। देखो कैसे। A Limited acquired 70% equity shares at the rate of 20 per share, face value 10, on 31st March 24 at a cost of 140 lakhs। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 70% शेयर अगर मेरे पास है तो माइनॉरिटी के पास 30% होंगे, बेसिक बात है। 20 रुपए के हिसाब से मैंने खरीदे हैं, मेरे 140 लाख रुपए लग गए। अगर मैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 140 लैक्स। सारी बात समझ में आ रही है? क्या कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर
of A Limited and minority interest in the net assets of B on this date. Also compute goodwill or capital reserve in COC. अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ये नेट एसेट्स, अरे क्लास में आपको मैंने दो तरीके से बताया था। पहला तरीका, ये बैलेंस शीट है मान लो, एक शेयर कैपिटल है, एक रिजर्व है, एक लायबिलिटीज और एक एसेट्स है। मैंने आपको बताया था दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर हम एसेट्स और लायबिलिटीज में हिस्सा निकालते हैं तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, नेट एसेट्स। और एक होता है कैपिटल प्लस रिजर्व, ये इजी पड़ता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट से होते हैं। और आपको ये भी पता है कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये इक्वेशन होती है, जैसे मर्जी बना लो। तो अगर कैपिटल प्लस रिजर्व दे दें तो कैपिटल को दो हिस्सों में बांटते हैं, रिजर्व दे दे रिजर्व को दो हिस्सों में बांटते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बार इस क्वेश्चन में इसने नेट एसेट्स दे दिए, यहां से शुरू कर लो। करना क्या है, नेट एसेट्स बताओ पहले मुझे, इन सब का टोटल बताओ, 2 मिनट का काम है बेटे। पीपीई, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन, डिवेंचर, टोटल बताओ। 360 प्लस 90 प्लस 140 एंड प्लस 30 माइनस 180 माइनस 100, ये बनता है 340। ठीक है, तो 340 का 30% तो MI को दे दो, 102। ले भाई MI घर जा आपने। 340 का 70% होल्डिंग के पास आएगा, कितना, 238। और इसने लगाए कितने, 140 लगाए हैं, 140 मिल गए 238। तो फिर कैपिटल रिजर्व ही आएगा, कितना कैपिटल रिजर्व आया, 98। अगर हम पैसे लगाते हैं कम, मिलते हैं ज्यादा, कैपिटल रिजर्व आ जाता है। अच्छा, तो कैपिटल और रिजर्व को भी कंपेयर करना, एक ही तो बात है, नेट एसेट्स को कंपेयर कर लो। ये देखो ना इसका आंसर, आप हंसोगे। हो गया, क्वेश्चन हो गया जी, इतना ही था बस, हंसने वाले क्वेश्चन ही है जी, और क्या है बताओ। ये लो, पहले इन्होंने टोटल वोटर लगा के 340 पे आ गए, कैलकुलेटर चलाना है। इसमें से 102 माइनॉरिटी के दे दिया और बाकी कंपेयर करके कैपिटल रिजर्व निकाल लिया, क्वेश्चन खत्म, पैसे। ये 7 नंबर की वर्किंग है, मैं नहीं मानता ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं बेटे, मुझे नहीं कराना 4 भी, 4 आपने किया हुआ है। लो, ये है जी कंपनी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। क्लास बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 27, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट, आप देख लेना, करने की जरूरत नहीं है, क्लास बुक में है ये। कट कॉपी, फिगर भी नहीं बदले नालायकों ने। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये जी अमेलगामेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 क्लास बुक का, कट कॉपी पेस्ट, सिर्फ ये नाम बदले हैं, वहां पे नाम शायद डार्क और स्वैन है, यहाँ पे नाम बदले शायद इन्होंने, फिगर वही है, सब कुछ वही। कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर 40 आप चेक कर लेना, सिर्फ नाम बदले हैं, फिगर वही है। मैं 6 में आ गया जी। ये 6 का, ये मुझे नहीं कराना, क्यों, मैंने आपको एक चैप्टर कराया था, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन रिपोर्टिंग। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क करा रखे हैं, एक तो कराया था AS पे लेक्चर 1, एक कराया था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट लेक्चर इन द गूगल ड्राइव पेन ड्राइव, आखिरी चैप्टर स्टडी मैट से कराया था। ये वो क्वेश्चन है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ये तो वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। और ये आपसे वही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मांग रहा है, ये लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, सब उसमें बताया हुआ है, वो आप रेफर कर लेना। कट कॉपी पेस्ट है जी। मैं आ गया इसके बी पार्ट में, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का क्वेश्चन है, मेरा कराया हुआ है, क्लास बुक में है, मैं फिर भी आपको एक बार लाइन रीड करा देता हूँ। कहता है क्लासिफाई करो कौन कौन से आइटम मॉनिटरी हैं और नॉन मॉनिटरी हैं। मॉनिटरी फिक्स्ड रिसीवेबल, फिक्स्ड पेबल, नॉन मॉनिटरी नॉन फिक्स्ड होते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल नॉन मॉनिटरी है, ट्रेड पेबल मॉनिटरी है, कैश बैलेंस मॉनिटरी है, पीपीई नॉन मॉनिटरी है। क्वेश्चन खत्म हो गया जी।
क्लास बुक में आया तो उसी क्वेश्चन डिट्टो। एक और क्वेश्चन चेक कराता हूं। इनके पास एक ट्रेड पेबल है सर, इन्होंने किसी के पैसे देने हैं, इन्होंने 10 लाख रुपए रिकॉर्ड किए थे जब रेट 80 रुपए का होता था, लेकिन बैलेंस शीट आते आते 85 रुपए का रेट हो गया। तो अगर 10 लाख रुपए 80 रुपए के हिसाब से हैं तो 85 रुपए के हिसाब से कितने, क्लोजिंग वैल्यू निकाल लो। तो एक तरह से ये $12,500 लिए थे आपने, अब रेट 85 रुपए का हो गया है, तो 10,62500। तो 10 लाख की लाइबिलिटी आपकी इतनी हो गई है, 62,500 का आपका लॉस है, P&L में चला जाएगा, क्योंकि ट्रेड पेबल का क्वेश्चन है। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो एक्सचेंज लॉस आएगा, एंट्री क्या पास होगी, एक्सचेंज लॉस टू ट्रेड पेबल एंड P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस। 62,500 बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटे। 80 रुपए की लाइबिलिटी 85 हो गई है, $5 का नुकसान है। तो पहले हमने 10 लाख रुपए लिए, 80 से डिवाइड किया, $12,500 आ गए जो हमने ले रखे हैं। इसको 5 से गुना करो, 62 रुपए का 62,500 का नुकसान है। ये क्वेश्चन है बेटे, बताओ। MCQ तो बनाए बढ़िया, यहाँ तो सर टाइम पास ही है बस। अच्छा एक और क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है बेटे, मैं आपको चेक कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, ये पूछा इन्होंने AS20 का EPS का। ये आपसे ये पूछेगा कि बताओ कौन से शेयर कौन सी डेट को वेटेड एवरेज में लेने चाहिए। ये आपको काफी सारे इवेंट बता रहा है और आपसे पूछ रहा है कि वेटेड एवरेज जब हम निकालेंगे बेसिक EPS में तो इन इवेंट्स को कौन कौन से डेट्स पे लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर इक्विटी शेयर आपने कैश के लिए इशू किए हैं तो ऑन द डेट ऑफ इशू, अगर आप कैश के लिए इशू करेंगे तो जिस तारीख को इशू किए हैं आप उस तारीख को आप इसको वेटेड एवरेज में ले लो। मैं इसका आंसर साथ साथ में चेक कराता जाता हूं आपको। ये देखो, इक्विटी शेयर इशूड इन एक्सचेंज ऑफ कैश, अगर आपने कैश के लिए इशू किया है तो बताओ किस डेट से लेना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, उसी दिन तो पैसे। मुझे एक बात बताओ, बिना पैसे के कंपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है? शेयर होल्डर एप्लीकेशन के साथ एक डिमांड ड्राफ्ट या कोई ना कोई चेक लगा के भेजता तभी तो हम लेते हैं। तो जिस दिन जेब में पैसे आ गए आपका वेटेड एवरेज चालू, उसको डेट ऑफ इशू भी कह देते हैं, डेट ऑफ कैश रिसीट भी कह देते हैं। दूसरा ये देखो ना, डेट ऑफ कैश रिसीवेबल पहला हो गया। दूसरा देखो, इक्विटी एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, अगर आपने डिबेंचर को कन्वर्ट किया है शेयर में तो जिस दिन कन्वर्ट होंगे उस दिन से वो वेटेड एवरेज में आने शुरू हो जाएंगे बेसिक ईपीएस में, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। इक्विटी शेयर अगर आपने इशू किए हैं इन एक्सचेंज फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी तो ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट, जिस तारीख को आपने लायबिलिटी को सेटल कर दिया है और उसका ब्याज का मीटर बंद हो गया है, जिस दिन वो लायबिलिटी सीज हो जाएगी, उसका ब्याज सीज हो जाएगा, जिसको हम सेटलमेंट बोलते हैं, वहां से चालू। ये देखो, सेटलमेंट बिकम्स इफेक्टिव जिस दिन आपकी सेटलमेंट हो गई है। इक्विटी शेयर अगर आपने जिस दिन आपको सर्विस मिल जाएगी, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, आपने किसी से सर्विस ली उसको शेयर दे दिए, तो जिस दिन आपकी सर्विस पूरी हो गई आप उसको वेटेड एवरेज में ले लो, सर्विसेज आर रेंडर्ड। अच्छा, इक्विटी शेयर अगर आपने ब्याज या प्रिंसिपल के बदले में दिए, अगर किसी को इंटरेस्ट देना आपने उसको शेयर दे दिए, किसी को प्रिंसिपल देना उसको, तो जिस दिन से आपकी लायबिलिटी इनकर होनी बंद हो जाएगी उस दिन से वो ले लेंगे, लायबिलिटी क्लोज, शेयर आ जाएंगे। ब्याज का मीटर बंद हो गया तो आपकी लायबिलिटी नहीं रहनी चाहिए, खत्म हो गई बात। इक्विटी शेयर अगर आपने कोई एसेट एक्वायर की है तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, आपने कैश नहीं दिया, आपने बिल्डिंग खरीदी शेयर दे दिए, प्लांट खरीदा शेयर दे दिए, तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। लो जी, जिस दिन एक्विजिशन आपने एसेट को रिकॉर्ड कर लिया। ये बेटे याद रख लेना क्वेश्चन, ये आपकी एमटीपी थी। एमटीपी 1 का वीडियो कंप्लीट है, इसके बाद आपको एमटीपी 2 का वीडियो भी शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। एमसीक्यू पढ़ लेना इसके प्लीज।